हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉलिंस टायर की और देखेंगे कि इनका बिजनेस क्या है, ये करते क्या हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन इसके फाइनेंशियल्स के बारे में करेंगे और फिर लास्ट में इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम जाने कि असल में टॉलिंस टायर्स करता क्या है, तो इसके नाम में ही इसका काम है। तो बेसिकली ये टायर्स में डील करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया 1982 में और एज अ थ्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्होंने एंट्री ली। और फिर उसके बाद 2003 में इन्होंने प्रिकॉर्ड थ्रेड रबर में काम शुरू किया, जो कि है पीसीटीआर, जो इनका मेन सेगमेंट है और जिसमें से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और फिर 2005 में इन्होंने न्यू टायर मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की, सिर्फ टू व्हीलर्स के लिए। और फिर उसके बाद थ्री व्हीलर्स और एलसीवी और एग्रीकल्चरल व्हीकल्स के भी अब ये टायर बनाते हैं। तो बेसिकली ये इन एंड आउट टायर्स में डील करते हैं। अगर आपको पीसीटीआर का मतलब नहीं पता होगा तो क्या होता है कि एक जो टायर होता है, उसमें जो थ्रेड्स लगे होते हैं वो जब पुराने हो जाते हैं तो वो टायर की जो केसिंग होती है उसकी लाइफ असल में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टायर जो ऊपर की वो होता है थ्रेड, जो ऊपर का रबर का मटेरियल होता है। तो असल में क्या होता है कि जो पुराने पुराने टायर्स होते हैं फिर ये कंपनीज उनको कलेक्ट करती है, क्योंकि केसिंग ख़राब नहीं हुई रहती है। तो वो जो ऊपर की ये जो लाइंस दिख रही है आपको, वो थ्रेडिंग निकाली जाती है और फिर न्यू थ्रेडिंग लगाई जाती है। तो उसको बोला जाता है प्रिक्योर्ड थ्रेड रबर, पीसीटीआर जो होता है। तो ये बेसिकली जो रिप्लेसमेंट टायर होता है वहाँ पे यूज़ होता है। और ये जो टॉलिंस टायर जिसमें डील करता है, ये कमर्शियल व्हीकल रिप्लेसमेंट टायर पीसीटीआर में सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है वहाँ से। तो वो उनका मेन सोर्स है। और सेकंड जो है वो तो न्यू टायर मैन्युफैक्चरिंग करते ही हैं, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर और एलसीवी और अपने एग्रीकल्चरल व्हीकल्स के लिए। और इसके साथ ही साथ उनके थोड़े पीसीटीआर के साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इनकी, जो कि है अभी हम आगे देखेंगे। ये इनका देखिए, ये वो है रीथ्रेडिंग जो होती है, केसिंग के ऊपर वापस से नया टायर दिखने लगता है। तो ये वो है पीसीटीआर। और ये अपने टायर्स हैं, एक एलसीवी का दिख रहा है आपको। और ओटीआर असल में ये अभी इन्होंने शुरू किया, पहले ओटीआर में नहीं थे ये। और अभी Q3 से इनका रेवेन्यू शुरू होएगा, जो नया उन्होंने एग्रीकल्चर का डाला है। और ये है टू व्हीलर्स का। और ये कुछ एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बाउंडिंग गम हो गए और वेल्कनाइजिंग सोल्यूशंस हो गए और फ्लैप्स हो गए। ये सब चीज़ें रीथ्रेडिंग में काम आती है। तो एक तरीके से इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है अपना। और ये जो पीसीटीआर है इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है वो। और ये आपके जो टायर्स है, ये न्यू टायर का सेगमेंट है, जो तीन टायर्स हमको दिख रहे हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फैसिलिटीज़ की बात की जाए पहले, तो इनकी तीन फैसिलिटीज़ हैं, दो केरला में और एक उनकी यूएई में फैसिलिटी है, जिसका रास अल खैमा में। और वहाँ पे उनका सिर्फ पीसीटीआर का प्लांट है, वहाँ पे वो न्यू टायर्स नहीं सेल करते, न्यू टायर्स नहीं मैन्युफैक्चर करते। और जो न्यू टायर्स मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अपने केरला प्लांट में होती है। और यहाँ पे भी आपको पीसीटीआर में केरला के फर्स्ट प्लांट में दिख जाएगा, पीसीटीआर का भी प्लांट है। तो ये यूएई का जो प्लांट है, इससे बेसिकली वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स पे फोकस करते हैं। और ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं 40+ कंट्रीज़ पे, मेनली एशियन कंट्रीज़ पे और अपनी अफ्रीकन और मिडल ईस्ट में। तो बड़ी मार्केट ये देख रहे हैं कि यूएस में भी एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूएई पे जो टैरिफ है वो 10% है अभी। तो यूएस मार्केट भी हो सकता है उस वो यहाँ पे थोड़ा जा सकते हैं यूएस मार्केट की तरफ भी। और असल में होता क्या है कि यूएई के जो प्लांट्स है जहाँ पे भी ये ऐसी जगह नहीं सप्लाई करना चाहते हैं जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस हो, बिकॉज चाइना की जो कंपनीज है वो 1 साल तक का क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। अगर टॉलिंस ऐसा करने लगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि हम ऐसी जगह फिर बिजनेस नहीं करना चाहते, अपनी ऐसी कंट्रीज में नहीं एक्सपैंड होना चाहते हैं जहाँ पे पहले से चाइना की कंपनी का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा क्रेडिट पीरियड भी दे देते हैं और वो सस्ता भी बेचते हैं बेसिकली। तो इस वजह से वो बहुत देख के एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो। और एक्सपोर्ट मेनली यूएई की इनके प्लांट से हो रहा है पीसीटीआर में। और अगर कैपेसिटी की बात करें तो आईपीओ इनका आया है 2024 के आसपास आया था। और
जब इन्होंने आईपीओ लाया था उससे जस्ट पहले प्रमोटर ने पैसा डाला था थोड़े दिन पहले, और इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया था और अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन की थी, 3x या 4x की थी अपनी कैपेसिटी को। तो अब बोल रहे हैं कि अब वो केपेक्स की तो ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए जब इन्होंने आईपीओ भी लाया था तो वो मेनली वर्किंग कैपिटल और अपना डेट को रिलीज करने के लिए लाया था, ताकि अपने को बॉटम लाइन में रियलाइजेशन अच्छा दिखे, ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कम हो जाए। तो कैपेसिटी और केपेक्स की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि अभी कैपेसिटी भी देखेंगे यूटिलाइजेशन तो टायर्स में थोड़ा सा अभी इस क्वार्टर में यूटिलाइजेशन बढ़ा है, 45% तक आया है, नहीं तो 41-40% के आसपास हुआ करता था। तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में ही। तो और पीसीटीआर में भी आप देखेंगे तो 52%, इस बार थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कम हुआ, उसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। 52% के आसपास पीसीटीआर का भी यूटिलाइजेशन है, और इसमें जो टोटल इनकी कैपेसिटी है वो 11,200 टन्स की है, और टायर्स की जो कैपेसिटी है वो 1.5 मिलियन टायर्स की है। और ये जो अपना यूएई वाला इनकी जो सब्सिडरी है उसमें भी आप देखेंगे तो अभी थोड़ा सा 43% के आसपास ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है, और यहाँ पे भी 1200 टन के आसपास की कैपेसिटी यहाँ पे मौजूद है। तो इनको अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ही अगर अच्छे से वो उसको कैपिटलाइज कर पाते हैं, जो इनका टारगेट है वो है 75% यूटिलाइजेशन का, और अभी देखेंगे तो वो 35-40 के अराउंड होवर कर रहे हैं। और अगर सेल्स की मिक्स की बात करें, तो यहाँ पे आपके सामने है पीसीटीआर में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपको सेल्स थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, और टायर्स ने अच्छा खासा यहाँ पे ठीक ठाक क्वार्टर 2 में परफॉर्म किया है, और जो रबर के कंपाउंड्स हैं उनमें भी इतना अच्छा मूवमेंट नहीं था, और जो ये बाकी चीज़ें हैं जो एंसिलरीज हैं उसमें भी हमको डी ग्रोथ देखने को मिली इस पर्टिकुलर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें अगर तो। और अगर ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो 68% अभी पीसीटीआर से आ रहा है, और 32% के आसपास अपना न्यू टायर्स के ज़रिए आ रहा है। तो उनका ये प्लान है कि हमको 50-50 करना है। तो एक टाइम पे 75-25 था, जब इन्होंने आईपीओ लाया था वो 75-25 था, 75% अपना पीसीटीआर से आ रहा था और 25% अपना न्यू टायर से आ रहा था। बट उन्होंने धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी कम की है, और इसके बाद ही अभी देख सकते हैं 68% पे आया। बट ये है कि जो मार्जिन्स है वो बोलते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा अपने पीसीटीआर में। तो इनसे यही पूछा गया था, अगर आपने 50-50 करने के आपके प्लान है, तो आप तो कह रहे हैं कि पीसीटीआर में आपके मार्जिन ज़्यादा हैं, तो अगर आप टायर का सेगमेंट बढ़ाएंगे तो आपकी ओवरऑल मार्जिन कम होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हम देखिए हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे मार्जिन्स ना अफेक्ट हो बस ये 50-50 के चक्कर में। तो मार्जिन्स पे हमारा फर्स्ट फोकस रहेगा, ऐसा उनका मानना है। तो हो सकता है अभी हमको और भी आगे नीचे आता दिखे ये पर्टिकुलर जो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है पीसीटीआर और न्यू टायर्स में, क्योंकि न्यू टायर्स में इनके और भी प्लान्स और न्यू वर्टिकल लाइंस आई ऐड होते जा रही है। तो अब अगर बात करेंगे, तो ये हमने बिजनेस की बात कर ली, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़ा फाइनेंशियल्स पे अगर फोकस करेंगे तो हमको दिखेगा क्वार्टर 2 बहुत ही ज़्यादा एक ख़राब क्वार्टर रहा है इनके लिए, और 14% की हमको ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और सिक्वेंशियली भी बहुत अच्छी खासी डी ग्रोथ आई है, और मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं। 13-13.5% की मार्जिन आई है, जो कि लास्ट ईयर 19.8-20% के आसपास थी। तो इसका जो सबसे पहला उन्होंने रीज़न बताया है वो है जीएसटी अनाउंसमेंट। तो असल में क्या हुआ कि पीसीटीआर में लोगों ने वो रोक दी, अपनी बाइंग जो एक्सेस बाइंग थी वो रोक दी, और उनको लगा कि पीसीटीआर में हमको हो सकता है कि जीएसटी वापस से इसमें चेंजेस देखने को मिले, यानी 18% से लोग सोच रहे थे कि 5% पर आए, बट ऐसा हुआ नहीं, और वो 18% ही रहा। तो उसकी वजह से यहाँ पे सेल्स पे थोड़ा सा असर पड़ा, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ अब नॉर्मल हो चुकी है, और जो क्वार्टर 2 में हॉल्ट कर दिए थे खरीदना, अब वो वापस से हमको नंबर्स दिखने लगे, और अब डिमांड बिल्कुल सही है, और अब वापस से ऑन ट्रैक है हम। और उन्होंने कहा कि हम ऑन ट्रैक है Q1 के
Q1 जितनी वॉल्यूम हमारी आ चुकी है। तो उनसे कहा गया कि फिर Q3 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं Q1 जितने नंबर्स। तो उन्होंने कहा ठीक, हाँ जी हाँ, तो हम Q3 में 90 करोड़ के आसपास के नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और रीज़न उन्होंने कहा कि जो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी बढ़ा है। तो जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि यूटिलाइजेशन, इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा है। तो ये जो पीसीटीआर का काम है ये बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर इंटेंसिव बिजनेस है। तो इसमें अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो साथ में हमको यहाँ पे लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ता दिखेगा। तो ये एक वन ऑफ द है रीज़न इस पर्टिकुलर मार्जिन का और थोड़ा कम होने का। तो उनसे ये भी कहा गया कि अगर आप सोच रहे हैं कि 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, तब तक तो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो इतना नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि 75% यूटिलाइजेशन अगर हम कर देते हैं तो रेवेन्यू भी हमको बहुत अच्छा खासा जम देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा उनका गाइडेंस। और एक जो लास्ट कुछ क्वार्टर से देखा गया कि वो बोल रहे थे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस पे भी हमारे प्रेशर है। तो इनका जो रॉ मटेरियल बाय करने का तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है। तो ये से अपना मार्च में ख़रीदते हैं रबर। बेसिकली इनका सिंथेटिक रबर और रबर ही है और कार्बन ब्लैक है रॉ मटेरियल। तो ये रॉ रबर मार्च में लेते हैं, और इनका कहना है कि हम स्टोर करके रख लेते हैं अच्छा खासा, बिकॉज वो टेपिंग सीज़न होता है। फिर नॉन टेपिंग सीज़न आता है जो बारिश का सीज़न होता है, उसमें कहते हैं कि रबर की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह से रबर की प्राइसेस में बहुत अच्छा जम देखने को मिलता है। तो तब हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से इन्वेंट्री पड़ी होती है, और हम लोग सितंबर तक की इन्वेंट्री रखते हैं, मतलब सितंबर तक का इंतज़ाम कर लेते हैं और फिर सितंबर में सेकेंड बाइंग करते हैं। तो ये अभी देखेंगे तो थोड़ा सा सिंथेटिक रबर में प्राइस में अप्रिसिएशन आया है, और अपना मार्च भी आने वाला है। तो हो सकता है इनको थोड़ा सा रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी हमको फिर से एक हिट देखने को मिले इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो अब फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं। हमने बात कर ली बाकी चीज़ों की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए, और क्यों इतना ख़राब क्वार्टर आया उसके पर भी थोड़ा डिस्कशन किया। तो अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट का बहुत डिस्कशन हुआ, और एनालिस्ट ने भी कई क्वेश्चंस किए, क्योंकि मैनेजमेंट इस बार कह रहा है कि FY26 में हम 10% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब इनका जो पिछला कॉन कॉल हुआ था, और उससे पहले भी एक अरिहंत भारत कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें भी इस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था। तो वन ऑफ द एनालिस्ट का कहना है कि वहाँ पे आपने 20% की ग्रोथ एस्टिमेट दिया था, 20% विथ 20% मार्जिन्स। तो अब यहाँ पे आपने ग्रोथ रिवाइज्ड क्यों किया है, और इसको ग्रोथ को कम क्यों किया है, 10% पे क्यों कर दिया है? तो उन्होंने इससे साफ मना किया कि हमने तो ऐसा कहीं नहीं कहा था कि 20% हम करेंगे, और 10% भी हम बोल रहे हैं कि ये मिनिमम है, इतना तो हम आराम से कर लेंगे, उसके ऊपर जितना होगा देखा जाएगा। तो इस बार FY26 में वो कह रहे हैं कि हम 330 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे, और 330 करोड़ के आसपास का इस बार का टॉप लाइन हो सकता है। और मार्जिन्स पे उन्होंने कहा कि मार्जिन हम मेंटेन करेंगे, मार्जिन हम मेंटेन करेंगे। तो वापस 20%, जो उनकी हमेशा से गाइडेंस रही कि हम लोग 17 से 20%, 17 से 20% के बीच में रहेंगे। तो वो अगर अचीव करना है तो हमको Q3 और Q4 में बहुत अच्छा रिकवरी देखनी पड़ेगी, देखनी होगी, तभी वो मार्जिन आ पाएंगे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम लोग 17 18 या 20% भी मैक्सिमम भी पकड़ के चलेंगे तो भी हमको यहाँ पे इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलेगा पीई के कंपैरिजन में। और इन्होंने एक और कहा कि 50 करोड़ का इनको तमिलनाडु स्टेट कॉरपोरेशन से ऑर्डर मिला है। और जस्ट इससे पहले वाले कॉन कॉल में इन्होंने कहा था, जब इनसे इनसे एक एनालिस्ट ने कंपैरिजन किया था दूसरे जो पीसीटीआर सेगमेंट में जो डील करते हैं इनके पीयर से, इनके एल्गाई रबर हो गया जैसे, और इंडेक हो गया। तो इनसे जब कंपैरिजन किया गया था तो इन्होंने कहा था कि वो लोग
स्टेट कॉरपोरेशंस के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, और इस वजह से उनके नंबर्स तो दिख रहे हैं बट उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है। और उसके जस्ट बाद, और उसने उसमें उन्होंने कहा भी था कि हम स्टेट कॉरपोरेशन के काम नहीं करते हैं, और अभी तक किए भी नहीं हम लोग। और नेक्स्ट जो कॉन कॉल होता है उसमें कहते हैं कि हमें 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है तमिलनाडु स्टेट कॉरपोरेशन से। तो ये भी अपनी बात को थोड़ा सा काउंटर करने वाली बात हो गई मैनेजमेंट की। बट उन्होंने ये कहा कि इसमें मार्जिन बहुत अच्छे थे इसलिए हमने लिया है। बट देखते हैं, ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है जो अभी इनको ऑर्डर मिला है। और फिर इसके बाद इन्होंने अभी एक नया प्रोजेक्ट रिसाइकलिंग टेरा रबर करके बनाया है। और इसमें इतना तो अभी कुछ नहीं देखेंगे, क्या होता है कि 3 से 5% का इनका स्क्रैप निकलता है, तो वो हाई क्वालिटी स्क्रैप होता है। तो वो सोच रहे हैं कि अब इसको रिसाइकल किया जाए हम लोग, और वापस उसको मतलब रीथ्रेडिंग में डाल देंगे। तो वो जो 5% होगा वो डायरेक्ट बॉटम लाइन में आएगा, इनका ये कहना है। तो वो विदाउट मच ऑफ एक्सपेंस इस पे इन्होंने कुछ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो। तो उससे अगर 5% तक का रिटर्न मिल सकता है तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है इनके लिए। और एक अभी इन्होंने न्यू ट्रैक्टर रियर टायर्स की लाइन डाली है, प्रोडक्ट लाइन डाली है। और इससे जो अभी तक जो 10 करोड़ के आसपास आ रहा था, और इस लाइन की वजह से 3 to 4 करोड़ एक्स्ट्रा आएगा, तो मतलब 15 करोड़ के आसपास उसका भी रेवेन्यू हो जाएगा। तो अगर फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे तो हम लोग को मतलब देखना होगा कि पीसीटीआर में आगे चल के कैसा, अगर रिवाइवल आता है या नहीं। जैसा उनका कहना था कि वो जो डिप आया था वो मेनली पीसीटीआर में ही आया था, और वो सिर्फ जीएसटी की वजह से था। और इस बार जो Q3 में अभी तक बहुत अच्छा उनको रिस्पांस देखने को मिला था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब हमको वापस से ग्रोथ आती दिख सकती है। 20% ग्रोथ तो मैनेजमेंट खुद ही नहीं बोल रहा है कि अब नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये थोड़ा सा हिट ले सकता है, क्योंकि जो पहले भी कॉन कॉल हुए थे उसमें उन्होंने मैनेजमेंट ने यही कहा था कि हम 20% CAGR से ग्रो करेंगे, 2025 CAGR से। बट अब उन्होंने 10% कर दिया है, तो हो सकता है इसकी डी रेटिंग जो हुई है वो वन ऑफ द रीज़न रहेगा। और अगर 10% से एक्सीड करते हैं इस बार, फाइनेंशियल ईयर FY26 को क्लोज करते हैं अगर इसके ऊपर, तो हम लोग को फिर से री रेटिंग देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर कंपनी में। बट ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ अपना जो भी ड्यू डिलीजेंस वो करें। और ये इसको ट्रैक करते रहेंगे, इस कंपनी को देखते हैं कि आगे कैसे ये परफॉर्म करती है। और यही कुछ बताना था। अगर इस वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट किस कंपनी पे आपको वीडियो चाहिए ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।